बात होगी आरक्षण की। आरक्षण पर छिड़े रण की, सम्मान की, अपमान की, सात समंदर पार से दिए गए बयानों पर छिड़े ताजा राजनीतिक घमासान की। और सात समंदर पार कौन गए? राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, और अपने पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए, वो फुट इन द माउथ डिजीज होती है ना, विदेश जाते ही कुछ ना कुछ असलहा, कुछ ना कुछ सामान, मसला, कुछ ना कुछ विवादित बयान देकर एक ऑक्सीजन भी देते दिखाई देते हैं। सत्ता पक्ष को मुद्दे दिखाई देते हैं। और इस बार मुद्दा कौन सा? मुद्दा आरक्षण का, जो 2024 के चुनाव में दरअसल विपक्ष ने ऐसा लपका ये मुद्दा, ये बीजेपी, खास बीजेपी और एनडीए के लिए कमजोर नब्ज साबित हुआ कि जी 370 पार, अब की बार बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार, ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये एक नैरेटिव गढ़ा राहुल गांधी ने और विपक्षी नेताओं ने, और इसकी गूंज भी सुनाई दी। बीजेपी बहुमत से 32 कम 240 पर अटक गई। कोई 370 वगैरह का आंकड़ा नहीं आया। और बैसाखियों की जरूरत पड़ी सरकार बनाने के लिए। मोदी 3.0 नहीं बनी, बल्कि एनडीए 3.0 बनी। अब ये तो आप जानते हैं। अब गए अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वहां पर राहुल गांधी ने क्या बयान दिया? कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। अब पहली नजर में यह बड़ा सधा हुआ बयान लगता है, पर बारीकी से देखेंगे, इसके अंदर की परतें अगर आप खंगालेंगे तो मतलब आप आरक्षण खत्म कर सकते हैं। और इसी बात को अब बीजेपी लपकती दिखाई दे रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, रविशंकर प्रसाद, अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी करार दिया कि देखिए इनके मंसूबे साफ हो गए। राहुल गांधी के ग्रेट ग्रैंडफादर जवाहरलाल नेहरू, उनकी दादी इंदिरा गांधी भी जिस तरह से आरक्षण विरोधी थी, वही बात अब खुलकर सामने आ गई है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। यही इनका एजेंडा है। ये रविशंकर प्रसाद कहते सुनाई दिए। पहले ये बयान सुनिए दोनों के, उसके बाद थोड़ा और विमर्श को आगे बढ़ाएंगे। There's 70 bureaucrats who run the Indian government. Out of 70 people, there's one tribal. I think 3 Dalits, 3 OBCs, a minority. So 90% of India, in the government of India, has access to less than 10% of the positions that determine how finances, how money is going to be spent. It's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. और राहुल गांधी, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बार बार आरक्षण की बात करते हैं। कांग्रेस का नेता कौन होगा, ये तो आपके लिए आरक्षित है परिवार के नाम पर। वहां पर क्या किसी दलित और ओबीसी और किसी आदिवासी को स्थान मिल सकता है क्या? तो कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है, दलित, आदिवासी, ओबीसी के हितों की विरोधी है। अब यहां पर जो धार थी, जो वार थे, उनको पलटने की कोशिश कर रही है क्या बीजेपी? लेकिन इसमें भी दिलचस्प बात है, दरअसल पहला हमला बीजेपी ने नहीं किया, पहला हमला मायावती ने किया। मायावती बोली कि कांग्रेस सत्ता में आते ही एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण खत्म कर देगी। अब यहां उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरी है, दलित उनका वोट बैंक है, छिटकता दिख रहा है, कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है। बीजेपी के पास जाए लोकसभा में ज्यादा दिक्कत नहीं थी मायावती को।
क्योंकि वो उनको वापस ले सकती है, लेकिन कुछ चला गया बीजेपी के पास और अब बाकी बचा कुचा वोट बैंक कांग्रेस की तरफ लामबंद होता दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में एक खतरे की घंटी मायावती के लिए भी बज गई। तो मायावती ने निशाना साध दिया राहुल गांधी पर दरअसल जातिगत जनगणना की बात कहां जाएगी फिर? राहुल गांधी तो कह रहे हैं जितनी आबादी उतना हक, आप जातिगत जनगणना करा दीजिए। इससे बचती फिर रही है बीजेपी, और इसमें नीतीश कुमार जैसे जो उनके घटक हैं, या अनुप्रिया पटेल या ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद, वो कह रहे हैं कराइए। चिराग पासवान भी जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। तो अगर जैसा अभी रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कभी आरक्षण खत्म नहीं होगा बीजेपी के रहते, तो अगर कभी खत्म नहीं होगा तो जातिगत जनगणना कराइए। उस पर चुप्पी साध जाती है। और उसके अलावा भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देने भारी पड़ रहे हैं बीजेपी को, और उनमें सबसे अहम एक मसला है उत्तर प्रदेश का। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती जो 4.5 साल पहले हुई थी, उसे रद्द करने के आदेश दे दिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कि नई मेरिट लिस्ट लाई जाए। 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। अब 23 सितंबर को सुनवाई होनी है। अब क्या ये बहुत ही कन्वीनियंट एक सेटिंग हो गई है? सरकार ने कोई काम नहीं किया, नई मेरिट लिस्ट भी आ सकती थी, या दलीलें कैसी पेश की गई अदालत में, या जानबूझकर अदालती दखल का इंतजार किया जा रहा था कि मामला अटका रहे, लटका रहे, भटका रहे, आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला काम हो जाए। 69,000 इन अभ्यर्थियों का मामला है। 19,000 जो पद जाने थे पिछड़े वर्ग को और दलितों को, वो उनको नहीं मिले, ये आरोप है। अब जिनको नौकरी मिल गई थी उनकी गई, जिनको दरअसल मिलनी चाहिए थी उनको भी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में अखिलेश यादव कह रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार दोहरा खेल ना खेले। जो काम 3 दिन में हो सकता था उसके लिए 3 महीने का इंतजार करना और ढिलाई बरतना बताता है कि भाजपा सरकार किस तरह से नई सूची को जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में उलझाना और सुप्रीम कोर्ट ले जाकर शिक्षक भर्ती को फिर से लंबे समय के लिए टालना चाह रही है। तो यह अभी गले की हड्डी तो बनी है, लेकिन एक नया युद्ध आरक्षण पर शुरू हो गया है, और यह है कांग्रेस के विरुद्ध। लेकिन इन सब में एक जो सेंट्रल थीम है वो बहुत दिलचस्प है, और यह एक शगल भी हो गया है हमारे समाज में पिछले कुछ दिनों में। कोई सवाल कर दो, कोई टीका कर दो, कोई टिप्पणी कर दो, कहीं कोई पर्दाफाश कर दिया जाए, संस्थाओं से जवाबदेही तय करने की बात कर दी जाए, तो देश का अपमान, सम्मान अपमान पर वो बात आ जाती है। अब राहुल गांधी ने चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाया कि भाई नियंत्रित थे, हमारे तो सारे पैसे कहीं ना कहीं फ्रीज कर दिए, 210 करोड़ रुपए का जुर्माना लग गया, हमारे पास पैसे ही नहीं थे चुनाव लड़ने के, ये तो 240 सीटें भी ना आती। ये राहुल गांधी कहते सुनाई दिए। और ये मैं मेंटेन करता हूं कि विदेश जाकर राहुल गांधी कुछ ज्यादा ही आक्रामक होने लगते हैं। ये पहली दफा नहीं हुआ है, एक लंबी इसमें फेरिस्त है। अब नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। सारी बातें संसद में भी कही जा सकती हैं, लोकसभा में भी कही जा सकती हैं। ये बाहर जाकर ही देश और देश की संस्थाओं पर सवाल उठाना कितना जायज है। जो कुछ सवाल उठाए हैं वो भी मैं आपके सामने बता दूं। निष्पक्ष चुनाव नहीं होते, चुनाव आयोग वही कर रहा है जो बीजेपी चाहती है। भारत में 90% लोगों की सरकार में 10% ही हिस्सेदारी है, 90% लोगों की 10% हिस्सेदारी। खैर ये बातें तो वो भारत में भी कह चुके हैं। सिखों को पगड़ी और कपड़ा पहनने में भी दिक्कत महसूस हो रही है,
84 के दंगे शायद भूल गए राहुल गांधी, क्रिया एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती में कंपन होता है, वो उन्हीं के पिता राजीव गांधी का भी बयान है। पर ये बयान तो यहां भी दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेश में दिए जाते हैं। और यहां पर कुछ बयान मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आपके सामने पेश करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बीजेपी कह रही है, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, राहुल देश का अपमान करने के लिए मिशन मोड पर हैं, मिशन चला रखा है जी, विदेश जाकर देश का अपमान करना ही राहुल का मिशन है। तो प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पेरिस गए 2015 में और कहा कि यूपीए सरकार में पेन या रुमाल की तरह कोयले का आवंटन होता था, मतलब इतना भ्रष्टाचार था। बात भी सही है, उस वक्त ये चीज काफी गर्म थी, हालांकि बाद में अदालती कार्रवाई में कुछ खास निकला नहीं। टोरंटो गए प्रधानमंत्री मोदी अप्रैल 2015 में और वहां कहा, जिनको गंदगी करनी थी गंदगी करके चले गए, हम सफाई करके जाएंगे। गंदगी की बात की, देश में गंदगी थी। आप कहेंगे भाई ठीक कह रहे थे, इतना भ्रष्टाचार था, आकंठ में डूबा हुआ था, फोन अ फ्रेंड हो रहा था, किसी को भी पैसे दिए जा रहे थे। फिर शंघाई में 16 मई 2015 प्रधानमंत्री मोदी बोले कि पहले आप भारत को लेकर शर्मिंदा थे, लेकिन आज भारत को लेकर आपको गर्व है। पहले एक नकारात्मक रवैया था भारत को लेकर, अब मेरी सरकार आ गई है, अब सब ठीक कर देंगे। लेकिन सोल में, सियोल भी कहते हैं दक्षिणी कोरिया की राजधानी सोल, 2015 मई में प्रधानमंत्री ने कहा, एक समय ऐसा था जब लोगों को लगता था कि पिछले जन्म में उन्होंने क्या पाप किया कि आप भारत में पैदा हो गए। अरे इसे कोई देश कहते हैं, ये कोई सरकार है? कैसे लोग हैं यहां पर? अरे छोड़ते हैं, इस देश से बाहर निकल जाते हैं। तो यहां पर सम्मान हो रहा था या अपमान हो रहा था या कुछ? भाई 78 साल हो गए आजादी के, देश में दिक्कतें हैं, कोई राम राज्य तो है नहीं, या आप लाला लैंड में ही रह रहे हैं, एलिस इन वंडरलैंड में रह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है जी, चंगासी। तो अगर जो दिक्कतें हैं तो वो सवाल उठाए जाएंगे, यही परिपक्वता का तकाजा होता है। लेकिन यहां सम्मान अपमान में राजनीतिक नफा नुकसान भी क्या जुड़ जाता है। तो आज इन्हीं पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और पहला सवाल सम्मान और अपमान से ही जुड़ा है। सच है राहुल का बयान या प्रदेश में देश का अपमान? और राजनीति में नया युद्ध, कांग्रेस आरक्षण के विरुद्ध। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से अश्वनी शाही, एनडीए के अहम घटक हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, वरिष्ठ पत्रकार सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं आशुतोष, और इन्होंने हिंदू राष्ट्र नाम की किताब भी लिखी है। आरएसएस पर भी हमलावर थे और आरक्षण की बात में आरएसएस की राय भी कहीं ना कहीं अभी आ जाएगी। और साथ ही साथ ये जाति आरक्षण, इस पर सही मायने में सालों से कोई रिसर्च कर रहा है तो वो हैं प्रोफेसर बद्री नारायण, वो भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो क्रिकेटिंग भाषा का इस्तेमाल करूं अतुल, ये आरक्षण पर फ्रंट फुट पर जो आप खेलते दिखाई दे रहे थे कई महीनों से, अब खुद बारी आई बैटिंग से हटकर बॉलिंग करने की तो नो बॉल ऐसी डाल दी है, फ्री हिट दे दी बीजेपी को राहुल गांधी ने कि हम जब सब ठीक हो जाएगा हम हटा देंगे। लपक लिया है बीजेपी ने। बीजेपी ने लपकने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने ज्यादा रन दे दिया और फ्री हिट जो है वो कांग्रेस को मिल रही है। देखिए मैं बात बताता हूं, उन्होंने कहा, मैंने पूरा इंटरव्यू वो सुना आज सुबह, उसमें बात चल रही थी कि 70 सेक्रेटरीज है, उसमें केवल एक
शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का है, 3 ओबीसी के है, 1 माइनॉरिटीज का है। ऐसे वो बता रहे थे और वो भागीदारी न्याय की बात कर रहे थे। जब सवाल जवाब का दौर आया तो एक लड़की ने उन्हें ये बात पूछी कि मेरिटोक्रेसी कब रेस्टोर होगी और ये आरक्षण कब खत्म होगा। शायद कविता वगैरह ऐसा कुछ नाम था, एंड दैट गर्ल वाज फ्रॉम बेंगलुरु। वो पूरा देखना चाहिए। तब उसको जवाब देते समय उन्होंने कहा कि जब समतल मैदान हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां, सबको समान न्याय की बात होगी, इक्विटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो जाएगी, तब हम आरक्षण खत्म करने तो के बारे वही में तो बात बीजेपी कह रही है। बीजेपी तो अब कह रही है कि हम तो कभी आरक्षण खत्म ही नहीं करेंगे, और इसीलिए खत्म करने की बात करके कांग्रेस ने यह स्वीकार लिया, ये बात उजागर कर दी कि वो दलित विरोधी, अनुसूचित जनजाति विरोधी और पिछड़ा विरोधी है। देखिए संदीप जी, बात यह हुई थी कि समान न्याय का सबको बंटवारा हो जाने के बाद सब समान समतल भूमि पर आ जाएंगे, तब की बात थी। सवाल का जवाब था वो। लेकिन पूरा इंटरव्यू आप देखोगे तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि 70 लोगों में केवल 4 लोग माइनॉरिटी मुद्दा से, पकड़ने SC, ST से आते की, हैं। नैरेटिव गढ़ने की ही तो बात होती है अतुल। 370 नहीं, पार का संदीप। नारा बुलंद करना, 400 पार नहीं, एनडीए हो जाएगा, तो ये प्रधानमंत्री ने कब कह दिया कि संविधान हम बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे? आपने लोगों को समझाया, अब बीजेपी समझा रही है। दरअसल बीजेपी से पहले मायावती समझाने लगी। संदीप जी थोड़ा सा सुन तो लीजिए। हाँ, थोड़ा तो सुन तो लीजिए, आप भी लपक रहे हैं। थोड़ा सुन, हमको आप बुलाया है तो कहने का मौका तो दीजिए, हाँ। हमारा मुद्दा तो रखने दीजिए। हाँ। तो उन्होंने जब कहा था कि ये हमें आरक्षण प्रस्तावित करना है, लोगों को न्याय दिलाना है, तो उसके लिए भागीदारी न्याय की बात करते हैं, कास्ट सेंसस की बात करते हैं। और कास्ट सेंसस की बात करते समय उन्होंने ये कहा, कास्ट सेंसस की बात नहीं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सर्वे की भी बात उन्होंने की थी, इकोनॉमिक सर्वे की बात की थी, और वो सारा बांटने की बात की थी। और A1 A2 अदानी अंबानी के हाथ में सब कुछ जा रहा है, ये भी गलत है, इसकी भी बात उन्होंने की थी। तो इन्होंने उस लड़की के सवाल को जो जवाब दिया था, वो लड़की बात पूछ रही थी, मेरिटोक्रेसी की बात कर रही थी। वो लड़की ये न समझ के बात कर रही थी कि कब ये आरक्षण खत्म होगा। तो ऐसी आदर्श स्थिति, यूटोपियन स्थिति जो है, वो जब आएगी तब देखेंगे। अरे भाई, ये उन्होंने अतीत बात कहा वो था। गड़े मुर्दे भी उखाड़ने लगी ना बीजेपी। जवाहरलाल नेहरू की बात आ गई, काका खालेलकर कमेटी की भी बात आ गई। भाई उसकी रिपोर्ट को अनदेखी उसकी कर दी गई थी। मंडल कमीशन की 10 साल तक खाक छानती रही फाइल। इंदिरा गांधी का भी यहां पर जिक्र कर दिया। 1951 से लेकर, एक मिनट सुनिए ना, 1951 से लेकर 2011 तक, बीच में सिर्फ 2001 का सेंसस ऐसा था जिसमें आपकी सरकार नहीं थी। आपने कौन सी जातिगत जनगणना करा दी, और जहां सोशियो इकोनॉमिक सेंसस कराया भी 2011 में, उसको सार्वजनिक कहां किया? देखिए संदीप जी, 1951 में जब देश सही मायने में पहले चुनाव को सामने गया, तो 16% लिटरेसी थी, आर्थिक असमानता चरम पर थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, किसान को देने के लिए पानी नहीं था, डैम्स नहीं थे, काफी सारे चैलेंजेस थे। वो चैलेंजेस को पूरा करते करते आज स्वास्थ्य को देखिए, पहले 160 से ज्यादा महिलाओं का मृत्यु होता था डिलीवरी में। वो स्वास्थ्य की सुविधाएं, वो शैक्षणिक शिक्षण की सुविधाएं, वो सारी सुविधाएं निर्माण करते करते हरित क्रांति हो गई, हमारे श्वेत क्रांति हो गई, नीली क्रांति हो गई, पीली क्रांति हो गई, 1991 के बाद के सुधार आए। 2011 में तो हमने कर ली थी जातिगत जनगणना, 2014 में उसके आंकड़े भी आ गए थे। छुपाई किसने? तो छुपाई इन्होंने। इतने 60-70 साल तक आरक्षण था, 10-10 साल हर वक्त बढ़ाया है, आरक्षण को और मजबूत करने की कोशिश की है, एक सिंबलिक किया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। पंचायत राज में महिलाओं को आरक्षण दिया, पंचायत राज में राजनीतिक आरक्षण दिया, SC ST OBC माइनॉरिटी सबको जो है वो मेन स्ट्रीम में पॉलिटिकल लाने की कोशिश की है। तो आप देखो ना कि हमने क्या किया है, और इनकी सत्ता आते बराबर अडवाणी जी ने क्या कहा था, हमें फिर से एक बार सोचना चाहिए आरक्षण के पॉलिसी के बारे में। 2015 में मोहन भागवत ने कहा था कर्नाटक में जाकर कि आरक्षण के बारे में फिर सोचना चाहिए, फिर कहा नहीं 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 सोचना चाहिए। ये तो हमने हमारी जो कार्रवाई जो है, हमारी कार्रवाई जो है, इतना आपने धारा प्रवाह मैंने बोलने दिया कि आप कहेंगे कि नहीं बीच में काट देते हैं बात को। ये विदेश जाकर ये फुट इन द माउथ डिजीज क्यों हो जाती है राहुल गांधी को? जब विदेश जाते हैं उनके बयानों को लेकर घमासान, सुनिए ना, पूरी बात तो सुन लीजिए। और वहां पर जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पिट्रोडा, अब वो खुद कह रहे हैं राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले रणनीतिकार हैं। ये इतनी लूज बॉल्स बाहर विदेश जाकर क्यों देने लग जाती है कांग्रेस? नहीं, ऐसा है कि मीडिया एक एजेंडा सेट करती है। अच्छा, मीडिया, नरेंद्र मोदी जी ने, सुनिए ना संदीप जी,
मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपको पता है गोदी मीडिया कौन है, मुझे भी पता है, पूरे देश को पता है। आप मुझे बात बताइए, जितने आपने मोदी जी के स्टेटमेंट बताए, क्या उसके ऊपर मीडिया ने कोई डिबेट की? नहीं, हमारा ना माधवी काऊ बुच, से दोस्ती ना काऊ से बैर, हम सारे पक्ष सामने रखते हैं। सुनिए ना, बात तो सुनिए। माधवीपुरी बुच के ऊपर रोज एक से एक खुलासे हो रहे हैं, क्या किसी मीडिया में इसके बारे में डिबेट हुई? एक मुस्लिम वृद्ध आदमी को, महाराष्ट्र की बात है, उसको बीफ है करके मारा गया, उसकी दाढ़ी खींची गई, उसको अपमानित किया गया, क्या कोई डिबेट हुई? एक लड़का मिश्रा मेरठ में, उसे मुस्लिम समझकर मारा गया, क्या इसके ऊपर कोई मीडिया आपके ने डिबेट सवाल चलाई? बिल्कुल किस तरह वाजिब से? हैं अतुल, पर एक उसमें जो मूल सवाल है, आरक्षण जिस मुद्दे पर आप फ्रंट फुट पर थे, खामखा बैक फुट पर आने की नौबत आ गई। बिल्कुल। आप देखिए, कांग्रेस है इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन है, कांग्रेस है इसीलिए सामाजिक न्याय है, बीजेपी है इसलिए सामाजिक न्याय नहीं है। नहीं तो बंच ऑफ थॉट के प्रीफेस में लिखा है कि इस देश के दुश्मन को 3 दुश्मन बताए हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और कम्युनिस्ट। उसमें लिखा है कि इस देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए। हम संविधान का विरोध करने वाले आरएसएस के लोग थे, उन्होंने पैरों तले संविधान को कुचला था, काला दिन मनाया था और इस देश के तिरंगे को अशुभ किया था। नहीं, और वो 52 सालों गोलवलकर से की अपने लिखी इसमें हुई लगाया। किताब, वो बात ठीक है, और उसके लिए आशुतोष हैं, नकार अभी देना ये लोग। उस पॉइंट पर भी आऊंगा। लेकिन ये कह देना कि जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे तो आरक्षण खत्म करने की सोची जाएगी, इसमें ऐसा विवादास्पद क्या है राजीव रंजन? देखिए संदीप चौधरी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इसको निरंतरता से जो कांग्रेस के हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद के फैसले हैं, नेताओं के जो बयान हैं, संसद में राजीव गांधी जी का भाषण है, और मुंबई इंडिया ब्लॉक की जब बैठक हुई उसमें हमारी पार्टी की ओर से जातीय जनगणना को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाने का जो प्रस्ताव था उसको कांग्रेस ने उस समय ठंडे बस्ते में डालने का फैसला किया। और मैं कहूँगा कि ये जो ताज़ा बयान है, इसको उसी श्रृंखला की एक कड़ी के तौर पर मैं देखता हूँ कि आरक्षण को चुनावी मुद्दा बनाना, जातीय जनगणना को चुनावी मुद्दा बनाना, कांग्रेस ये काम बखूबी कर रही है, लेकिन उसका जो अतीत है और जो ताज़ा बयान है उससे बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस और जो कतई इस बीजेपी का मामले में अतीत गंभीर है, नहीं है। कांग्रेस का एक बड़ा राजीव, वर्ग जो बीजेपी का अतीत है, मंडल कमीशन के खिलाफ था, बीजेपी का पूरा रुख रवैया, जिससे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये तमाम शतरभ जो उपजे, समीक्षा की जाएगी आरक्षण की। 2015 में आप ही के राज्य में सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान था। 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं जातिगत जनगणना होगी, पर 2020 में नित्यानंद राय जो आपके ही राज्य से आते हैं, गृह राज्य मंत्री के तौर पर, उन्होंने कहा नहीं, इससे सामाजिक तनाव और दरारें और बढ़ जाएंगी। आप जातिगत जनगणना कराते हैं, बीजेपी उस पर चुप्पी साध जाती है और आरक्षण की वकालत भी करती है। ये कमाल की राजनीति है। उनके अतीत में नहीं झांकेंगे। अच्छा, मेरा जवाब ले लीजिए जी। जो जातीय सर्वे का और जातीय आरक्षण, ये आरक्षण का जो बिहार फार्मूला है, इन दोनों को लेकर पहले मैं जो खुद हमारी पार्टी का और जो बिहार का अनुभव है, हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सरकार में थे, उस समय जातीय सर्वे कराने का फैसला किया गया था। उस डेलीगेशन में सभी दलों के लोग गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने, लेकिन ये फैसला उस समय की तत्कालीन एनडीए सरकार में हुआ था। इस फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल के प्रस्ताव में भी शामिल थी। जब सर्वे के नतीजे आए तो उसके आधार पर 94 लाख परिवारों को जो चिन्हित किया गया, उनके लिए कुछ बड़े कार्यक्रम निर्धारित सुप्रीम कोर्ट ने क्या भाजपा कहा नेताओं राजीव की उपस्थिति रंजन, में कराया जब गया, उस समय वो विपक्ष आप में। ही का फैसला सुप्रीम कोर्ट तक गया, ले जाने वाले भी आरएसएस के, बीजेपी के लोग थे। आप भी नाम जानते हैं, मैं भी नाम जानता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जातिगत जनगणना, देखिए, ये संदीप एक जी- मिनट सुनिए ना, दर्शकों को भी क्लैरिटी हो जाए कि जातिगत जनगणना कराना जिम्मेदारी है, अख्तियार है केंद्र सरकार का। राज्य सरकारें सर्वे करा सकती हैं, जो आपने कराया, तो केंद्र सरकार कराएगी जातिगत जनगणना? मूल सवाल ये है।
उन्होंने कभी इनकार भी नहीं किया है और अभी हम लोगों ने फिर से ये बात कही है कि जातीय जनगणना एक महत्वपूर्ण सवाल है, एक प्रमुख मुद्दा है और भविष्य में जो भी ये जनगणना का कार्य जब भी इसकी शुरुआत हो, बोलने में जातीय क्या जनगणना के तौर पर नहीं, उसको ये करें। कह देना हम खिलाफ लेकिन मैं एक नहीं बात जो है। कहना अरे चाहूंगा। सीधा बोलिए ना, 2021 की अभी जनगणना तो शुरू नहीं हुई, उसमें एक कॉलम और मेरे बयान नहीं है, ये सब आपके बयान है। आप ही के पुराने सहयोगी, वो पहले आपसे पहले मुख्य प्रवक्ता थे केसी त्यागी, भाई एक कॉलम ही तो और ऐड करना है जातिगत जनगणना का, जनगणना सेंसस में। संदीप जी, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। आज आपने बिहार के जातीय सर्वे को डिस्कस करने के लिए हम लोगों को बुलाया है। आरक्षण पर जो राहुल गांधी जी का ताजा बयान है उस पर कुछ भी नहीं बोलना है, तो हम लोग नहीं बोलेंगे। नहीं बोलिए ना। मैं ये कहता हूं कि जिस राज्य ने जातीय सर्वे कराया, जिस राज्य ने जातीय ये आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया, उस फैसले को जब हाईकोर्ट ने रद्द किया तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील में गए। तो बिहार जैसे राज्य का जो अनुभव है, हमारी पार्टी का इंडिया गठजोड़ में शामिल रहने के समय मुंबई की बैठक का अनुभव भी याद है और राहुल गांधी जी का ताजा बयान भी सामने है। भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण और जातीय जनगणना का विरोधी वो लगातार करार दे रहे हैं और खुद को उन्होंने बेपर्द करने में कोई वक्त नहीं गंवाया जब उन्होंने आरक्षण जैसे मतलब बीजेपी को किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। बीजेपी को यह जवाब देने की जरूरत नहीं कि जातिगत जनगणना कराएंगे, आरक्षण पर उनका रुख और रवैया साफ हो जाएगा ना। देखिए, पिछले 10 वर्षों में जो उनकी सरकार रही है, आरक्षण को लेकर के उन्होंने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जिससे हम कह सकें कि वो आरक्षण अभी लेटरल एंट्री को लेकर ही इसीलिए वो विज्ञापन फैसलों से ऐसे ही सब आ कुछ गया। तय संघ होता लोक है। सेवा आयोग ने 45 लेटरल एंट्री में कोई आरक्षण तो की जरूरत नहीं, देखिए। वो ऐसे ही आ गया था और प्रधानमंत्री को खुद इंटरवीन करके खारिज करना पड़ा वो फैसला। उन्होंने इंटरवेन इसलिए किया कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे थे, गठबंधन के या सहयोगी राजनीतिक दलों ने नफे भी नुकसान को इस आंक पर रहे आपत्ति थे। जताई। और देखिए रोलबैक को भी कांग्रेस सवाल बनाती है और बार बार ये कहती है कि उनके दबाव में सरकार झुक जाती है। दरअसल सरकार का लचीला होना और जो फैसले हैं उनका फीडबैक क्या है, लोग क्या चाहते हैं। अगर ऐसा लगता है कि फैसला गलत दिशा में हुआ है या अनजाने में गलती हुई है तो उसको सुधार लेना, मैं समझता हूं ये तो भी अनजाने एक लोकतांत्रिक में प्रक्रिया का हिस्सा है। अनजाने में इस कुछ पर सियासत गलती हो कांग्रेस जाए तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। पर यहां पर सवाल बीजेपी विपक्षी खेमे के बाकी दलों से भी पूछ रही है, मनोज सिंह काका, कि भाई राहुल गांधी तो कह रहे हैं समानता आ जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे। वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई अखिलेश यादव बोलिए, क्या बोलना है आपको राहुल गांधी के इस बयान पर? देखिए संदीप जी, एक शेर है कि इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है और दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं बजाहिर दोस्ताना है। कि लोग दिल में तो तमाम तरह के वैमनस्यता और असमानता रखते हैं लेकिन बाहर दोस्ताना भरा रवैया का प्रदर्शन करते हैं। राहुल जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा उस पर मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो साथी हैं वो जवाब दे रहे हैं। नहीं, आपको भी लेकिन तो जवाब देना समाजवादी होगा। पार्टी हमेशा इंडिया से गठबंधन जातीय का अहम जनगणना हिस्सा आप भी हैं। राहुल गांधी का ये कहना सबको समान हक मिल जाएगा तो आरक्षण की जरूरत नहीं, ठीक बयान है क्या? नहीं, राहुल गांधी ने जो कहा है उसके परिप्रेक्ष्य में यह सोचना चाहिए कि क्या देश में असमानता खत्म हो गई, क्या सबको समान हक मिल गए, क्या विश्वविद्यालयों के कुलपति और रजिस्ट्रार 21% दलित हो गए, 27% पिछड़ी जातियां हो जब गई, हो जाए 7% तब तो खत्म हो आदिवासी जानी गए, चाहिए। क्या मैं यहां आदिवासी हो पर गए, क्या- देखिए, मेरा काम सवाल पूछना होता है मनोज सिंह काका, पर मैं पोजीशन क्लियर कर दूं। अगर सबको समान हक मिल रहा है फिर आरक्षण की जरूरत क्या? ये तो बड़ी एक कॉमन सेंसिकल सी बात है, पर राजनीति में नुआंसेस इतने पेच इतने हो जाते हैं तो अभी खुलकर कोई नहीं बोलेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का पक्ष आप जान लीजिए। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी जो लोग
गुलामगिरी का और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का बाबा साहब के कालजयी रचना का जो लोग मर्म नहीं समझ पाए, वो हमेशा आरक्षण पर जाना चाहते हैं। क्योंकि वो जो शीर्ष संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, सचिवालयों में जिनकी संख्या मात्र 10% है और उनकी हिस्सेदारी 90% है, वो उसको बचाए और बनाए रखना चाहते हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी करती है। कौन नहीं जानता कि इस देश में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी 99 से पहले, तो ये हुआ कि नहीं अब जातिगत जनगणना 2001 में होगी। और जैसे 99 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, पीवी 98 में ही बन गई अटल बिहारी वाजपेयी ने पहला ऐसा काम किया कि नहीं, हाँ, कि अब जातिगत जनगणना इस देश में नहीं होगी और उस पर तो कांग्रेस जनसत्ता में ने वो प्रभात झा ने सामाजिक लेख लिखा। आर्थिक भारतीय जनगणना जनता कराई, वो पार्टी- कौन से आंकड़े सार्वजनिक कर दिए थे? देखिए, कांग्रेस भी उतनी ही दोषी है, इसको स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं। आज कांग्रेस को जो सद्बुद्धि आई है, जो अगर वो समता और समाजवाद और मानवता के पक्ष में खड़ी है, तो माननीय अखिलेश यादव जी के उस विमर्श से वो विमर्श बड़ा हुआ है जो उन्होंने इस देश के सदन से लेकर सड़क तक बड़ा किया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी किए बगैर सभी नागरिकों के उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हक दिए बगैर उनको सशक्तिकरण नहीं हो सकता। और जब सभी नागरिकों का सशक्तिकरण नहीं हो सकता तो ये देश समृद्ध नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता। सशक्तिकरण की जो कि जब इस देश में एक सेकंड मनोज, जब आप सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा युवा शक्ति को संजोया जा रहा है क्या? डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाया जा रहा है क्या? ऐसे में अश्विनी शाही, जब आप आरक्षण के इतने बड़े पैरोकार के तौर पर मैदान में उतरते दिखाई देते हैं, तो जिस राज्य से आप आते हैं और जहां डबल इंजन सरकार, सबसे बड़ा राज्य राजनीतिक लिहाज से, जहां से प्रधानमंत्री मोदी भी सांसद हैं और योगी आदित्यनाथ आपके करिश्माई मुख्यमंत्री हैं, 69,000 सहायक शिक्षक, 4.5 साल बाद भी सांसें अभी अटकी हुई है। 19,000 पद जो दलितों और पिछड़ों को जाने चाहिए थे वो मार लिए गए। नई मेरिट लिस्ट आनी थी, वो भी नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर भी रोक लगा दी, सब अटका कर रख दिया, और आप कह रहे हैं आप आरक्षण के हितैषी हैं, पैरोकार हैं। संदीप जी, मार लिए गए या दे दिए गए, ये तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के उसमें है। उसके फैसले के बाद जो होगा वो तो आपको और हमको कहने का कोई हक भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आगे अखिलेश यादव कह रहे हैं 3 दिन में आप नई, एक मिनट अश्विनी, 13 अगस्त को ये फैसला आ गया था और कल 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाई है। अखिलेश कह रहे हैं 3 दिन में नई मेरिट लिस्ट आ सकती थी, जानबूझकर आपने हीला हवाली की, लटका दिया और अटका दिया इन 69,000 छात्रों को, युवाओं को। तो अखिलेश जी ने अपने सरकार में कितनी भर्तियां की, कितने पेपर आउट किया, कभी बताया उन्होंने कि अखिलेश जी के कहने से 3 दिन में हो सकता था? अखिलेश जी को करना चाहिए ना। इटावा वाली पर्ची नहीं चलती है इस सरकार में। अच्छा, कि चचा लिख रहा है, भतीजा लिख रहा है, भैया लिख रहा है, भाभी लिख रही है, वो नहीं चलता है। पर ये जरूर चलता है कि पिछड़े दलितों को एग्जाम कराया, 1 मिनट 21% आरक्षण है दलितों के लिए, 16.2% ही उनको सीटें मिल पाई सहायक शिक्षक की। और जहां पर जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग में तो 3.68% ही सीट मिल पाई। गलत आंकड़ा तो नहीं बता रहा, इसीलिए नई मेरिट लिस्ट आई। के बाद गया, हाई कोर्ट में गया। देखिए, जब मामला कोर्ट का है तो हमें कुछ नहीं बोल रहा है उसमें, कोर्ट के आदेश के सम्मान में हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे कौन नियुक्ति कर रहा था? 16 दूनी 8 का पहाड़ा कौन पढ़ा रहा था कि अफसरों ने गलत जानकारी दे दी? आप ही के उप मुख्यमंत्री कहते हैं आखिरकार इंसाफ हो गया, दलितों और पिछड़ों के साथ उनका हक कौन मार रहा था? राहुल गांधी जी कर रहे हैं, खानदानी विरोध है उनका, खून में आरक्षण का विरोध है, तो राहुल जी को क्यों भूल जाते हैं? वो तो सिखों की पगड़ी का भी बात करते हैं। 84 में सिखों के ने डर के पगड़ी उतारी थी, चूड़ा पहनना भूल गए? पैदा नहीं हुए थे क्या? हो गए थे पैदा, बालिग भी हो चुके थे। कहते हैं राहुल गांधी जी की हिंदुस्तान में रहना, मैं राजनीतिक रूप से रहना नहीं चाहूंगा, यहाँ क्यों रहते हैं? अच्छा, यानी क्या चले जाएं भाई? नहीं, ज्यादा नहीं, राजनीतिक रूप से रहना नहीं, ये कब कहा? ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने सोल में कहा था 2015 में। अरे आज राहुल गांधी जी ने कहा है
उसी इंटरव्यू का एक हिस्सा है। आप क्या बताइए, क्या आप कहा सुनिए, है? मैं भेज दूंगा आपको। हाँ, क्या कहा है, दोबारा से बताइएगा कि प्लीज। मैं एक राजनीतिज्ञ के रूप में मैं भारत में रहना नहीं चाहता। मैं भेज दूंगा आपको, अच्छा, और उसका इंटरव्यू का हिस्सा है। प्रधानमंत्री उसके ने बाद शंघाई में क्या कहा, टोरंटो में क्या अरे कहा, इन्होंने तो कहा, सोल में क्या ये तो कहा? प्रधानमंत्री ने, अब कि हम जवाहरलाल नेहरू एक की बात करेंगे प्रधानमंत्री तो आप कह कहेंगे रहे गड़े हैं। मुर्दे उखाड़ रहे हैं। अच्छा, ये गड़े मुर्दे हो गए। नहीं, आप प्रधानमंत्री जी जब जवाहरलाल नेहरू अभी तक आप चले जवाहरलाल जाएंगे। जी करेंगे तो आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। इंदिरा जी की बात करेंगे तो कहेंगे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। एक बात उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा अच्छा कहा उन्होंने, हाँ। थोड़ा सा जानकारी का अभाव हाँ, था। हाँ। उन्होंने जो है मिर्जापुर के भदोही के बजाय मिर्जापुर के कालीन भैया से इंस्पायर होकर उन्होंने कहा कि मुरादाबाद को पीतल नगरी बनाना चाहिए, मिर्जापुर को कालीन, बेल्लारी को जीन्स। अरे भाई, 18 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने चालू कर दिया है। राहुल जी, ओडीओपी हमारा चालू है। आप विदेश में जाकर ओडीओपी मत चालू करिए, हमारी चीजों को बड़ाई करिए। अच्छा, आप एक बड़ाई तुलनात्मक करें। वो समीक्षा करिए। अच्छा, बड़ाई करनी होती है, वही तो पूछ रहा हूं आपसे। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि जिनको गंदगी करनी थी गंदगी कर गए, अब हम सफाई करने आ रहे हैं। पहले लोग सोचते थे अरे किस देश में पैदा हो गए, चलो यहां से निकल जाएं, वो ठीक थे। जिन 70 आईएएस की बात करते हैं 2015 में देखिए, 0 सवाल थे, का जवाब नहीं और देंगे। आज 322 में 16 इतनी परिपक्वता तो आ जानी चाहिए ना। 140 करोड़ लोगों का हम देश हैं। अरे भाई, विश्व गुरु हैं हम बहुत चीजों में। हम अपनी कमजोरियों को अपने गिरेबान में झांक नहीं सकते। हर बात अपमान सम्मान पर आ जाएगी। एक डेटा राहुल गांधी जी का एक डेटा और ले लीजिए, जो कहते हैं ना कि कुछ परसेंट लोगों के पास हैं। राजेश सरैया पद्मश्री एससी कोटे से हैं और अब पति हिंदुस्तान के व्यापारी हैं। नथाराम, मिलिंद कांबले उदाहरण आप पद्मश्री देते हैं। रहेंगे। वो तो रविशंकर प्रसाद ने एक और दिलचस्प बात कही। एक दिलचस्प, अरे सुनिए ना अश्विनी भाई, सुनिए तो। नहीं है क्या? अरे सुनिए ना, राहुल गांधी जी को दिखते नहीं है ये लोग? अरे भाई दिखना चाहिए अरे इनको, राहुल सुनिए गांधी ना, जी को। अरे सुनिए इनके देखिए, ये रुक ही आरक्षण नहीं विरोधी रहे। थे, अरे आरक्षण रुक तो विरोधी जाइए, हैं और रहेंगे। थांबा जी। रुको तो। वो रविशंकर प्रसाद एक और चीज बोले रुक गया। कि ये आरक्षण विरोधी इतने हैं, अपने लिए पर जगह आरक्षित करा लेते हैं, पद आरक्षित हैं। तो वो सरसंघ चालक की बात, वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आरक्षित रहेगा ही। अच्छा, आरक्षित रहेगा। जैसे आरएसएस में 7 सरसंघ चालक हुए हैं, 6 ब्राह्मण, वो भी चित्पावन ब्राह्मण, वहां भी सीटें आरक्षित हैं। परिवार की बात हो रही है, थोड़ा मैं जानना चाह रहा था। रज्जू भैया भी, एक रज्जू भैया, 6 बाकी ब्राह्मण, वो भी चित्पावन ब्राह्मण। तो उसमें वहां भी भी आरक्षण आरक्षण घुसाएंगे है। क्या? कि आरक्षण होना चाहिए वहां भी? मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। है? नहीं होना चाहिए, दलित नहीं वहां भी बनना होना चाहिए सरसंघ चालक। देखिए, सरसंघ चालक कोई दलित होना चाहिए कि नहीं? वहां रहता है, वहां तो पिछड़े वर्ग का भी सरसंघ चालक बने होना चाहिए कि नहीं? का विरोध कब होगा वो? अरे 100 नहीं, साल एकदम पूरे क्यों होने नहीं? को आए। आगे अभी क्या अस्तित्व के आरएसएस खत्म नहीं ना हो रही है? अस्तित्व के आरएसएस 100 साल खत्म पूरे नहीं हो होने रही को आए। है। आगे अभी अगले साल 100 साल हो इतनी जाएंगे। हड़बड़ी क्यों है? अगले साल, अरे आप गिनवाते हैं इतनी ना, हड़बड़ी क्यों राष्ट्रपति है? से लेकर अध्यक्ष से लेकर सांसदों और मंत्रियों के नाम गिनवाते हैं। मैं ऐसे ही जानना चाह रहा था, प्रेरणा स्रोत जो है, जो मां है, सरसंघ चालक के पद पर कब होगा एक दलित या पिछड़ा? आरक्षण को लेकर बात बिल्कुल साफ हो जाएगी ना। खड़गे जी को देखिए, कांग्रेस भी एक वो करे ना कि कौन रहेगा उसका नेता, ये बताए ना। कम से कम आप सवाल आपसे पूछा जा रहा है। कांग्रेस कोई सत्ता में थोड़ा है, सत्ता में आप हैं, बोल के उनको फेंक दिया गया। सत्ता में आप हैं। आशुतोष को लाइए स्क्रीन पर। ये आरक्षण को लेकर लूज बॉल नो बॉल फेंक दी राहुल गांधी ने, फ्री हिट दे दी है बीजेपी को, या बीजेपी को अभी बहुत से सवालों के जवाब देने हैं? देखिए संदीप, मैं इस पूरी डिबेट को सुन रहा था, सुनने के बाद मैं हंस रहा था। हंस इसलिए रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने तय कर लिया है कि देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बना के मानना है। वो उन्होंने तय कर लिया है। हर राहुल गांधी की छोटी बात को, बड़ी बात को बड़ा बड़ा करके बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यानी लगातार उनको सुर्खियों में बनाए रखते। बिल्कुल वही गलती जो कांग्रेस पार्टी ने की थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और लगातार राहुल गांधी का स्टेचर बढ़ाने में बीजेपी आरएसएस वालों को राहुल गांधी को खुद धन्यवाद करना चाहिए। ये जो वो है,
और एक दूसरी बात यह है कि जब जब इस देश के अंदर आरक्षण और संविधान पे चर्चा होगी, तब तब उसका नुकसान बीजेपी और आरएसएस को होगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं समझ पा रही। पूरे चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकते। लोगों ने उनकी बात को माना क्या? उत्तर प्रदेश में तो किसी ने नहीं उनकी बात को माना। अगर माना होता तो भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें नहीं मिलती और उनके सहयोगी के साथ 37 सीटें नहीं मिलती, और जो समाजवादी पार्टी जिसको चुनाव के पहले उम्मीद नहीं थी ज्यादा सीटों जीतने की, वो 37 सीटें नहीं जीतती। तो सवाल इस बात को लेकर ये राहुल गांधी की का पूरा इंटरेक्शन मैंने सुना, कल का भी और आज का भी, और जो भी उसको सुनेगा वो इसी बात को कहेगा, चाहे वो दलित तबके का चाहे ओबीसी तबके का, कि राहुल गांधी तो मतलब राहुल गांधी का कद क्या और बढ़ा रही है, निट पिकिंग जिसे जरूरत से ज्यादा तूल दे रही है। आई एम वेरी सॉरी आशुतोष और प्रोफेसर बद्री नारायण, आपको भी पहले ही माफी मांग रहा हूं। आज मैं औरों से सवाल पूछने में ज्यादा वक्त बिता गया, पर बद्री बाबू जो आशुतोष कह रहे हैं, जरूरत से ज्यादा तूल दे रही है क्या बीजेपी और कद बढ़ा रही है राहुल का, या आरक्षण को लेकर पहली बार रक्षात्मक मुद्रा में विपक्ष आता दिख रहा है? मुझे लगता है कि संदीप जी, जो हमेशा आरक्षण की जो राजनीति होती है उसके पक्ष या विपक्ष में, वो तथ्यों से ज्यादा र्यूमर्स पे होती है, कैसे आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि जो संचालक मोहन भागवत जी ने बिहार में समीक्षा की बात की थी एक समय में, उसका जिस तरह से इस्तेमाल किया आरजेडी ने, तो उसमें तथ्य क्या था, उसमें कोई नहीं जाता, आर्गुमेंट पर कोई नहीं जाता। हाँ। उसका कोई एक पक्ष उठा लेता है, सेलेक्टिवली उसका इस्तेमाल करता है। राहुल गांधी ने भी जो बात कही है उसमें आधी सेलेक्टिवली लेके जो अन्य दल हैं वो उन पे आक्रमण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है संदीप जी की, इसकी शुरुआत मायावती ने की है, और मायावती ने अटैक करना एक लेजिटिमेसी देता है इस अटैक को, और उस लेजिटिमेसी से एक माहौल खड़ा हो सकता है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस इस बयान से अपने एक संकट खड़ा कर चुकी है। अब ये डिपेंड करता है कि उसका प्रतिपक्षी समूह कैसे उसका मतलब इस्तेमाल करता है आरक्षण और पर कितने दूर रण तक फिर करता से छिड़ गया है, और ये क्या रक्षात्मक मुद्रा में जाना पड़ेगा? कुछ सवाल अब पूछे जाने लगे हैं, अब उनके जवाब देने पड़ेंगे राहुल गांधी को, और विपक्ष को भी। विपक्ष के बाकी दलों में असहजता हो सकती है, जैसा एनडीए में बीजेपी के रुख को लेकर जेडीयू में एक असहजता है। आक्रामक दिखे आज राजीव रंजन, तो खेल और आगे बढ़ता दिख रहा है क्या?